हेलो दोस्तों, यहाँ आप सुनेंगे ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ दिल तक नहीं रूह तक पहुँचती हैं। और अगर आपको डर महसूस करना पसंद है और राजों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। इमरान अंदर तक दहल गया था। तभी इमरान का अमल पूरा हो गया और सारा मंजर गायब हो गया। वो वापस अपने कमरे में था। अमल मुकम्मल हो चुका था। इसकी सांसें फूल रही थी। एक सांस में उसने पूरा ग्लास खाली कर दिया और तेजी से निदा के कमरे की तरफ लपका। अभी जो कुछ देखा था वो इसे अंदर तक दहला गया था। वो अपने कमरे में पूरी दुनिया से बेखबर पुरसुकून नींद सोई हुई थी और इसके सरहाने बैठ गया और मोहब्बत से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर कुछ आवारा लटें बार बार आकर उसे परेशान कर रही थी। इमरान ने इसके बालों को पीछे किया और उसे देखता रहा। निदा के चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। उसने इसका हाथ थाम लिया और जाने कब वहीं सो गया। सुबह सुबह असद की आंख फोन बजने से खुली। इतनी सुबह किसका कॉल आ गया? वो फोन देखने लगा। स्क्रीन पर किसी की कॉल तो आ रही थी लेकिन नंबर नहीं दिख रहा था। वो हैरत से स्क्रीन को देख रहा था। फोन बजता जा रहा था। इसने कॉल पिकअप कर ली। हेलो, कौन? लेकिन दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। इसने कई बार पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस सांसों के चलने की आवाज आ रही थी। उस लड़की से दूर रहो वरना निदा से भी बदतर हालत होगी उसकी। एक सांप जैसी फुंकारती आवाज। इस आवाज को तो वो लाखों में पहचान सकता था। वो रमशा की आवाज थी। असद सुन रह गया। तुम? हिम्मत है तो सामने आओ रमशा। कब तक चूहे बिल्ली का खेल खेलती रहोगी? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो जो करना है मेरे साथ करो। इन बेचारी लड़कियों से दुश्मनी क्यों निकाल रही हो? बेचारी लड़कियां? वो बेचारी नहीं है असद। उन्होंने तुम्हें मुझसे चुराने की कोशिश की है। याद रखो, अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। सबको मार डालूंगी मैं। वो हुर्राती हुई बोली और कॉल कट गई। असद हवन्नक बना अपने फोन को देखता रहा। फिर वो जल्दी से कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रमशा के पास इसका नंबर कैसे आया। लेकिन हिस्ट्री में इसका नंबर नहीं था और ना ही लास्ट कॉल में था। आखिरी बार इसने अपनी माँ से बात की थी और उन्हीं का नंबर दिख रहा था। ऑफिस में पूरा वक्त उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तकलीफ इतनी बढ़ गई उसने घर चले जाने में ही आफियत समझी। निदा ने हाफ डे लीव ले ली और सारा को बताकर घर के लिए निकल गई। ऑफिस से निकलते ही इसके सर में और तेज दर्द होने लगा। अजीब सी टीसें उठने लगी जैसे उसके सर में किसी ने अपनी उंगलियां पेवस्त कर दी हों। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो खड़ी हो गई। उसकी पलकें बिल्कुल साकित थी और चेहरा जज्बात से आरी था। वो बस चले जा रही थी जैसे वो कोई चाबी लगी गुड़िया हो। किसी ने इसकी चाबी घुमा दी हो। वो मुसलसल चले जा रही थी बिना लोगों की परवाह किए, बिना रास्ते की परवाह किए। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए हों और वो पूरी रफ्तार से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रही हो। क्या अब तक वो घर नहीं पहुंची? सारा हैरत से बोली। नहीं, क्या वो तुम्हें कहीं नजर आ रही है? सारा, हुआ क्या है बताओ। वो जल्दी से खड़ा हो गया। अजीब से खदशात इसके जहन में कुलबुलाने लगे। भाई, वो 4 बजे ही ऑफिस से निकल गई थी। उसने छुट्टी ली थी। निदा ने कहा था उसके सर में दर्द हो रही है, इसीलिए वो घर जा रही है। मुझे लगा वो घर पर होगी। सारा बोली। इमरान के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो धम से सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। और असद ने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। 3 घंटे इसके गायब हुए 3 घंटे हो गए थे। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी? कई शक व शुबहात इसके जहन में उठने लगे। वो सब सदमे से बस एक दूसरे को देख रहे थे।
उन्होंने ऑफिस से ढूंढना शुरू किया और लगभग हर जगह उसे ढूंढ लिया, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। हर आने जाने वाले को रोककर, निदा की तस्वीर दिखाकर, उसका हुलिया बताकर हर तरह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। इमरान ने पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन पुलिस 48 आवर्स से पहले कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल ही नहीं कर सकती थी। इसीलिए यहाँ भी नाकामी हाथ लगी। सारा का रो रो कर बुरा हाल था और इमरान इस हालत में नहीं था कि उसे झूठी तसल्ली देता। असद उसे समझा रहा था, हालांकि वो खुद भी अंदर से टूट चुका था। इमरान अचानक तेजी से उठा और कार की चाबी लेकर बाहर निकल गया। असद जल्दी से उसके पीछे भागा। उसे डर था कि इमरान कुछ ऐसा वैसा न कर ले। वो जानता था कि वो तैश में आकर कुछ भी कर सकता है। आखिर मेडिकल की पढ़ाई दोनों ने साथ ही की थी और प्रैक्टिस भी। उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसे दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर पर पत्थर रख दिए हों और वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो दर्द से निढाल हो रही थी, इसका गला सूखा जा रहा था। उसने आसपास जायजा लिया। वो एक बड़े से कमरे में थी जहां ना कोई खिड़की थी ना कोई दरवाजा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। दीवार पर बने एक ताक पर एक कैंडल रखी थी, जिसकी मध्यम रोशनी में कमरा और भी खौफनाक लग रहा था। उसके पास एक मिट्टी के घड़े में पानी रखा था और एक चादर बिछी थी जिस पर वो बैठी थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पैर का दर्द इतना बढ़ गया कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो धम से जमीन पर बैठ गई और अपने पांव सहलाने लगी। इसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वो बुरी तरह सूज गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अनजान जगह पर कैसे आई। उसे बस इतना याद था, वो ऑफिस से बाहर निकली थी। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। उसे क्या पता था कि वो पूरे 3 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक आई थी। वो अपने आप को घसीटते हुए उठी और दरवाजा ढूंढने लगी, लेकिन इसकी ये कोशिश भी रायगा गई। दरवाजा वहां था ही नहीं। इसने अब इमरान, सारा, असद सबको आवाज दे डाली, मदद मांगी, लेकिन इसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती रही। उसके पैर जवाब देने लगे और वो जमीन पर बस ऐसे ही लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसे अपने चेहरे के करीब किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने आंखें नहीं खोली। उसने अपनी सांसें कुछ देर रोक ली। इसे किसी और की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। वो इसे ही देख रही थी, बिल्कुल इसके जैसे सोई हुई थी। वो निदा थी। ऐसे लग रहा था वो आदम कद आईना में अपना अक्स देख रही हो, लेकिन नहीं, वो इसका अक्स नहीं था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, लेकिन दूसरी निदा वहीं लेटी रही। उसे देखती रही। देखते देखते उसके मुंह से, आंखों से, नाक से, हर जगह से खून आने लगा। वो फिर भी मुस्कुराती रही और धीरे से उठकर खड़ी हो गई और निदा के मुकाबले बैठ गई। निदा दीवार से चिपकी सहमी हुई उसे देख रही थी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? रमशा, मुझे पता है ये सब तुम ही करवा रही हो। सामने आओ, वो चिल्लाई। तब वो आसिफ गायब हो गया और दीवार से दरवाजा नमूदार हुआ और रमशा अंदर आ गई। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तुमने पुकारा और हम चले आए। वो गुनगुनाते हुए इसके पास झूमती रही। निदा का खून खौल उठा। बस करो ये तमाशा रमशा। अगर तुम्हें हमारी दोस्ती की कोई परवाह नहीं तो कम से कम इंसानियत की लाज रख लो। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? बस बहुत हुआ ये फालतू का ज्ञान। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। रमशा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं जानती हूँ असद तुम्हारा नहीं हो सका, इसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता था?
तुम जबरदस्ती उसके दिल में कैसे घुस सकती हो? ये जरूरी नहीं कि जिसे हम प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता रमशा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके पीछे पड़ जाएं। मैंने हमेशा उसे चाहा है निदा, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हो गया। हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम हमारे बीच आ गई और वो तुमसे प्यार करने लगा। तुमने उसे मुझसे छीन लिया। वो मेरा था, वो तुम्हारा कभी नहीं था रमशा। वो बस तुम्हें दोस्त मानता था, और वाकई तुम उसकी दोस्त होती या उससे प्यार करती तो तुम इसकी खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देती। तुम उसकी जिंदगी तबाह नहीं करती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अगर चाहती तो उसे अपनी मोहब्बत से अपना बना सकती थी, उसके दिल में जगह बना सकती थी, लेकिन वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, जिद थी जिसे पूरा करने के चक्कर में तुमने उसे खो दिया। तुमने उसकी इतनी बेइज्जती करवाई, इतना दुख दिया, और अपनी गलती की सजा तुम हम सबको दे रही हो। मैंने जो किया सो किया, लेकिन अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारे हिसाब लेने हैं। तुम्हें क्या लगता है निदा कि सिर्फ असद ही एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही हूँ? वो बोली और निदा के सामने बैठ गई और उसका चेहरा कस कर दबा लिया। ऊपर किया, निदा की सिसकी निकल गई। कि क्या मतलब? वो बमुश्किल बोली। सारा ने उसे अपने शिकंजे में ले रखा था। मुझे तुमसे असद के दूर जाने का हिसाब तो लेना ही था, लेकिन कुछ और है जो शायद तुम्हें याद नहीं। लेकिन चलो, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। वो रात याद है? मुझे नहीं लगता निदा कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि तुम वो हादसा कैसे भूल जाओ जिसने हमारी खुशियां छीन ली। वो चिल्लाई। इस बार इसकी आंखों में छुपा दर्द वो साफ महसूस कर सकती थी। रमशा की आंखों में आंसू थे। निदा को अब भी कुछ याद नहीं आया। कौन सी रात और क्या बकवास कर रही हो तुम? निदा को अब भी समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहती है। वो एक्सीडेंट जो उस रात तुमने और तुम्हारे भाई ने किया था, अब कुछ याद आया? निदा को एक झटके में छोड़ दिया। वो औंधे मुंह गिर गई। फटी फटी आंखों से रमशा को देखने लगी। रमशा सही थी। वो उस रात को कैसे भूल सकती थी जो इसके जहन में किसी सांप की मानिंद फन मार के बैठी हुई थी? वो काली रात वो कैसे भूल सकती थी? भाई, मुझे ड्राइव करने देना प्लीज। अब तो मैं बड़ी हो गई हूं ना, निदा ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं। पहले तुम ड्राइविंग क्लासेस ले लो, इसके बाद ही तुम्हें कार चलाने की इजाजत मिलेगी। अभी चुपचाप घर चलो, वैसे भी रात हो गई है। उसके भाई ने डांट लगाई। वो मुंह बना के बैठ गई। भाई, इसी के लिए तो कह रही हूँ फैज भाई, रात है, ट्रैफिक भी नहीं है, और मुझे तो स्कूटी चलानी भी आती है, और ऐसा भी नहीं कि मुझे कार चलानी नहीं आती। मोहसिन भाई के साथ प्रैक्टिस की है मैंने। वो मुंह फुलाकर बोली। आखिर उसके भाई को इसकी बात माननी ही पड़ी। वो इनकी इकलौती बहन थी, उसे मना भी नहीं कर सकते थे। हकीकत ये थी कि भाइयों के लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। आखिरकार उसे इजाज़त मिल गई और इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो बहुत अच्छे से कार ड्राइव कर रही थी। इसके भाई इसकी तारीफ के बिना नहीं रह सके। तभी वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। वो औरत अचानक से इनकी कार के सामने आ गई। भाई, ब्रेक्स नहीं लग रही हैं, अब क्या करें? इसने घबरा कर पूछा। इन दोनों के हाथ पांव फूल गए। वो इस औरत को हटने का इशारा कर रहे थे, लेकिन जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो पहले धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, फिर अचानक से उसने दौड़ लगा दी और सीधा उनकी कार से जा टकराई। हाँ, याद है मुझे, लेकिन क्या वो तुम्हारी माँ थी? निदा अपनी माजी से बाहर निकल आई। हाँ, वो मेरी माँ थी जिन्हें तुमने मार डाला। रमशा, हमने उन्हें नहीं मारा, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की थी। वो खुद हमारे कार के सामने आई थी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन हम नाकाम रहे। उस वक़्त निदा के सर पे चोटें आई थी, लेकिन वो ठीक थी। वो दोनों भागते हुए उस औरत के पास आए थे। फैज़ ने उसकी नब्ज़ चेक की, उसकी नाक पर उंगली लगाकर सांस चेक की। वो बुरी तरह घायल थी। उनकी नब्ज़ बहुत धीमे चल रही थी। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए किसी को मरने कैसे देता? वो फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले आया, लेकिन उस औरत को मरने से बचा नहीं पाया। हिट एंड रन का केस फाइल हुआ। वो शहर के रईसों में गिने जाते थे।
इसलिए उनके बिजनेस राइवल्स भी बहुत थे। उन्हें मौका मिल गया और इस बात का खूब फायदा उठाया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। फैज ने गवाही दी कि कार वही चला रहा था, लेकिन इस औरत ने खुदकुशी की थी। वो खुद इनकी कार के सामने आई थी, ये वो साबित नहीं कर सका। निदा का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर इसकी वजह से इसका भाई जेल गया था। वो एक गरीब औरत थी। कुछ लोगों ने समझाया कि पैसे देकर मामला रफा दफा करो, और इसीलिए इसके शौहर को रकम देने के लिए बुलाया गया ताकि वो केस वापस ले ले। वो भी लालची निकला। उसने अपनी बीवी की मौत के बदले एक घर और बहुत सारे पैसे मांगे फैज की रिहाई के लिए। उन्होंने इसकी मांग पूरी की और केस वहीं खत्म हो गया। मेरी माँ भला खुदकुशी क्यों करेंगी निदा? तुम इल्जाम लगा रही हो इन पे। वो खुदकुशी ही थी रमशा। असल वजह हमें नहीं पता, तुम जाकर अपने पापा से पूछो। उन्होंने अपनी बीवी की मौत के बदले मुंह मांगी रकम मांगी थी और एक बड़ा घर भी दिया था उन्हें, मेरे भाइयों ने। समझी तुम? रमशा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे घूरते हुए वहां से चली गई। दरवाजा फिर से गायब हो गया। वो फिर से अंधेरे में खो गई और जमीन पर बैठ गई। इमरान रुको, कहाँ जा रहे हो? वो कार का दरवाजा खोल रहा था जब असद ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं भी मुझे नहीं पता, बस मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। पता नहीं वो किस हाल में होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो जैसे अपने आप से बोला और कार में बैठ गया। असद भी इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसने सारा को मैसेज कर दिया कि वो परेशान ना हो। बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो एक छोटे से ढाबे पर रुक गए। असद ने ज़बरदस्ती उसे चाय पिलाई। वैसे साहब, यहाँ पास में एक बीबी जी रहती हैं, आप ही की उम्र की होंगी। उनकी दुआओं में बड़ा असर है। एक बार आपको उनके पास जाना चाहिए, हो सकता है आपकी मंगेतर मिल जाए, चाय वाला बोला। इमरान दिलचस्पी से सुन रहा था, जबकि असद को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इमरान, चलो फिर से पुलिस के पास चलते हैं। मुझे इन बाबा वगैरह पे यकीन नहीं है, सब ढोंगी होते हैं। वो उसे उठाते हुए बोला, जबकि वो टस से मस ना हुआ। वो इस औरत के बारे में और पूछने लगा। इमरान, चलो ना यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा। और क्या करेंगे हम? पुलिस के पास जाकर वो फिर से कह देंगे वो इसे ढूंढ रहे हैं, हमें झूठी तसल्ली देंगे और बस। इन सबसे क्या निदा मिल जाएगी, बताओ? और मुझे निदा को ढूंढने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। किसी भी हद तक जाऊँगा, किसी तोहम परस्ती से गुजरना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। हाँ, उस औरत का नाम क्या बताया आपने? इमरान गुस्से से बोला और फिर चाय वाले से मुखातिब हुआ। जी, रामशा बीबी नाम है उनका, लेकिन सब लोग बीबी साहिबा बुलाते हैं। सब नज नहीं आता, इतनी कम उम्र में इन्हें जादू वगैरह में कैसे दिलचस्पी होगी? चाय वाला बोलता रहा, लेकिन असद और इमरान को तो सांप सूख गया था। उन्होंने जल्दी से इसका एड्रेस लिया और पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। इसके पूरे घर की तलाशी ली गई, एक एक कोना छान मारा गया, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं था। रमशा इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने एतराफ नहीं किया कि निदा को उसने अगवा किया है। वो कमरे में लेटी हुई थी। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो भूख प्यास से निढाल हो रही थी, लेकिन इसके लब पर दुआएं जारी थी। वो दुआएं कर रही थी कि वो किसी तरह रमशा के चुंगल से आज़ाद हो जाए। उसने थक कर अपना सर दीवार से टिका लिया और आंखें मूंद ली। तब दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ खुला और वो दंग रह गई। दरवाजे पर इमरान था और इसके साथ असद भी अंदर आया, कुछ पुलिस भी। इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। जल्दी से दौड़ी कि इमरान के पास पहुंच सके। वो इसके सीने से लगनी ही वाली थी कि ज़मीन पर गिर पड़ी। वो इसके आर पार हो गई थी। तभी इसकी नज़र रमशा पर पड़ी। वो मुस्कुरा रही थी। शायद उसके अलावा निदा सबकी नज़रों से ओझल थी। आपने हमारा वक्त ज़ाया किया मिस्टर इमरान। आपकी फियांसे तो कहीं नहीं है, इंस्पेक्टर माथुर बोले। उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वो अंदर से कितना चिढ़े हुए हैं। वो फिर से रमशा से माजरत करके वहां से जाने लगे। मुझे पूरा यकीन है इस औरत ने निदा को गायब किया है, वो रमशा की ओर खा जाने वाली नजरों से घूर कर बोला। वो मुस्कुरा दी। इमरान, इमरान, मैं यही हूँ। इमरान, असद। वो इन्हें पागलों की तरह पुकार रही थी, लेकिन वो इसे नहीं सुन सकते थे। इसकी चीखों पुकार उनमें से किसी ने नहीं सुनी। वो सब वहां से चले गए। निदा की फैमिली को मैंने खबर कर दी है। वो देहरादून आ रहे हैं। वो रात में पहुंच जाएंगे।
इमरान फ़ोन पर नज़रें जमाए बोला और इनकी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर रहा था। लेकिन भाई, वो कितना परेशान होंगे, आपको अभी नहीं बताना चाहिए था उन्हें, सारा उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। हमें कभी न कभी तो उन्हें बताना ही होगा ना सारा, और आप ही देखिए इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वो कैसी होगी, कहाँ होगी, हम इसकी फैमिली को और अंधेरे में नहीं रख सकते। असद चाय का सिप लेते हुए बोला। इसने भी अपना चाय का कप होंठों से लगा लिया, जबकि इमरान सबसे लाताल्लुक निदा और अपनी सेल्फीज देखने में बिजी था। खाना खा लो, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, वो इसके पास खाना रखते हुए बोली। निदा ने अपनी दर्द से बोझल पलकें जबरदस्ती उठाई और उसे नफरत से देखा, लेकिन इसमें बोलने की सकत नहीं थी। वो बस जमीन को घूरे जा रही थी। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ निदा, खाना खा लो, वो इसके मुंह में निवाला बनाकर ठूंसने लगी। निदा ने फौरन थूक दिया। तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मैं खाना खाऊं ना खाऊं मेरी मर्जी, वैसे भी तुम मुझे तड़पता सिसकता देखना चाहती थी ना, तो खुशी मनाओ। मैं वाकई तड़प रही हूँ अपनों से मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इमरान के सीने से लगकर रोने के लिए। मैं तड़प रही हूँ, वो कांपती आवाज में बोली। इसकी आंखों में आंसू थे। इन 3 दिनों में इसकी हालत क्या हो गई थी? इसके गुलाब के पंखड़ियों जैसे होंठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे। इसके तरोताजा रहने वाला चेहरा कुमला गया था। इसकी खूबसूरती और चमकीली आंखों में उदासी और मायूसी फैल गई। इसकी आंखें सूज गई थी। उसे भूख प्यास ने निढाल कर दिया था। इसने दीवार से सर टिका लिया और अपना मुंह फेर लिया। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम अपनी सजा पूरी किए बिना भूख प्यास से मर जाओ, वो गुस्से से बोली और एक नौकरानी को इसको जबरदस्ती खाना खिलाने की हिदायत देकर चली गई। उसने भी अमल किया और इसके मुंह में खाना ठूंसने लगी। निदा ने कुछ बाइट्स खा लिए। इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा अभी वहीं मौजूद था, शायद इसलिए कि नौकरानी अभी थी। इसके डूबते जहन में एक तरकीब सूझी। उसने नौकरानी को इसके दुपट्टे से जबरदस्ती बांधकर इसके मुंह में सारी रोटियां ठूस दी और अपने बेजान पड़ते वजूद को घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई। निदा की फैमिली पहुंच चुकी थी और वो सब अफसुर्दा से बैठे थे। असद को देखकर इनका खून खौल गया। इसके भाइयों ने उसे पहचान लिया था, लेकिन इमरान ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी। तो अब क्या करें? क्या हम अपनी बहन को ऐसे इसके हाल पर छोड़ दें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? निदा का भाई फैज तैश में बोला। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी कॉल बेल बजी। ऐसा लग रहा था कि बजाने वाला उंगली रखकर भूल गया हो। सारा दरवाजा खोलने लगी। निदा तुम? इसकी पुरजोश और खुशी से भरी आवाज सुनकर सब आगे आए। अम्मी, भाई, इमरान। वो इमरान की तरफ देखकर रो दी और इनकी ओर देखा और इमरान की बाहों में झूल गई। आई एम होपिंग कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आप इस कहानी को पसंद करें तो प्लीज़ थम्स अप एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।